हेलो गाइस, सीडीपी का 12 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए आप। कथन 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तर्क क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। दोनों कथन सही हैं। देखिए आप ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर कुंजी में ए दिया गया है जो कि गलत है। इसका सही उत्तर बी होगा। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष काल 7 से 11 वर्ष का होता है तथा इसमें बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। इसी प्रकार रमेश जो कि 5 साल का है यह तर्क करता है कि चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो जाता है। इससे अधिक हो जाता रमेश पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था कार्य का काल 2 से 7 वर्ष तक का होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरणों की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन बी नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ऑप्शन सी दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना। ऑप्शन डी अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास जो कि पहली अवस्था पूर्व परंपरागत का दूसरा चरण होता है। इसमें नैतिक विकास के व्यक्तिगत और विनियम चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दिखाते हैं और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्यों का निर्णय करते हैं। क्वेश्चन 7 लेव वायगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक ही साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर्विषयकता का क्षेत्र, अनुकूलन का, खोज विधि का। इसका आंसर होगा अंतर्विषयकता का क्षेत्र। ऑप्शन बी। लेव वायगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक ही साझी समझ पर पहुंचते हैं अंतर्विषयकता कहलाती है। इंटरसब्जेक्टिविटी पर वायगोस्की का मुख्य सूत्र कहता है कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 प्रकार से होता है, पहले सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। पहले लोगों के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक और फिर बच्चे के अंदर अंतः मनोवैज्ञानिक। यह स्वैच्छिक ध्यान, तार्किक स्मृति और अवधारणाओं के निर्माण के लिए समान रूप से लागू होता है। सभी उच्च कार्य
व्यक्तियों के बीच वास्तविक संबंधों के रूप में उत्पन्न होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। ऑप्शन सी, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है। ऑप्शन डी, बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाषा। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकते। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन 9, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी प्रगतिशील, ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रगतिशील। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में गतिविधियों कार्यों को करते हुए बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों और प्रतिबिंबों के आधार पर दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान विकसित करने की अनुमति देती है। यह केवल मौन श्रवण को ही महत्व नहीं देती है। यह शिक्षा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 10, कथन प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं। सही बात है। ऑप्शन तर्क, इस हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। सही। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रतिभाशाली बच्चे को पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है, क्योंकि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। वह बालक जिसकी मानसिक आयु जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्लेटो ने कहा था कि उच्च बुद्धि स्तर वाले बालकों का चयन करें, उन्हें विज्ञान, दर्शन आदि की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे ग्रीक प्रजातंत्र का कुशलता से संचालन कर सके। क्वेश्चन 11, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह रिक्त स्थान का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे रिक्त स्थान चाहिए। निजी वाक हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी निजी वाक बढ़ावा देना चाहिए। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह निजी वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। निजी वाक की अवधारणा भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देशित करता है। बच्चे स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं, इसलिए शिक्षकों को इस प्रकार की वाक को बढ़ावा देना चाहिए।
क्वेश्चन 12 गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना क्या कहलाता है? जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सशक्तता। इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। समाज के स्तर पर लिंग जेंडर रूढ़िवादिता बहुत प्रभाव पैदा करती है क्योंकि यह लैंगिक आधार पर असमानता पैदा करती है और स्त्री पुरुष में भेदभाव स्थापित करती है। इसके लिए आवश्यक है कि पुरानी पारंपरिक परंपराओं को तोड़ा जाए और लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एक समान वातावरण दिया जाए। कार्य या रंग के आधार पर दोनों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 13 देखिए आप। कथन शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिससे वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाए। कथन क्योंकि शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। सही, दोनों सही है। सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उपयुक्त कथन ए और ए व तर्क दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिससे वह अपने मान्यता के सभी बच्चों में सीखने की क्षमताएं दर्शाए पाए। क्योंकि शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वे बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। वह छात्रों को ज्ञान व क्रिया का अधिगम कराने के लिए उचित वातावरण की तैयारी करता है ताकि छात्र भविष्य में सफलता प्राप्त कर सके। क्वेश्चन 14 निम्नलिखित में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। ऑप्शन डी मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से अभिप्राय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका निरंतर आकलन करना तथा उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना है। सतत व समग्र मूल्यांकन में विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे बच्चों की प्रगति की तुलना में उसके स्वयं की पिछली प्रगति से की जा सकती है, न कि अन्य बच्चों की प्रगति से। इसे क्षेत्र के अंतर्गत सह शैक्षिक क्रियाकलाप अर्थात खेल कूद, योग, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कार्यानुभव, सहयोग, अनुशासन, अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन सी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? इसका आंसर होगा एक से अधिक आंसर है, इसमें आलोचनात्मक आंसर होगा, आलोचनात्मक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? यह प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक को सोच को बढ़ावा देता है। आलोचनात्मक सोच एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए एक आवश्यक कौशल है जो स्वतंत्र रूप से सोचता है और खुद को प्रचलित विचारों या कुछ समूह या जोड़ तोड़ करने वाले लोगों द्वारा लापरवाही से संक्रमित नहीं होने देता है।
इसके बावजूद यह समाज में एक दुर्लभ क्षमता है जो हमें यह बताने के लिए डिजाइन की गई है कि हमें क्या सोचना है, हमें सोचना नहीं सिखाना है। आलोचनात्मक सोच स्पष्ट और सुसंगत मानदंडों का उपयोग करके हमारे द्वारा उत्पन्न या प्राप्त जानकारी को ठीक से व्यवस्थित या सत्यापित मूल्यांकन करने की क्षमता है। क्वेश्चन 16, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है, देखिए आप, समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। ऑप्शन बी, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षण में बाधा व रुकावट आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभाव पड़ता है। ये नहीं होगा, ये देखो पढ़ना, विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए आप, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। समावेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए आप, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें है ना, ऑप्शन डी में आ रहा केवल समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित होता नहीं। क्यों? समावेशन से केवल वो, इसमें केवल आ रहा, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक समावेशी कक्षा में समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनके पृष्ठभूमि क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। समावेशी कक्षा में सभी छात्रों को एक शिक्षा प्राप्त होती है जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती है। विकलांगता के प्रकार या डिग्री के आधार पर किसी भी छात्र को बाहर नहीं रखा जा सकता। स्कूल के सभी सदस्य जैसे प्रशासन, कर्मचारी, छात्र, माता पिता, सहकारी, सहयोगी शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा को मुख्य स्तंभ माना जाता है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योग्य व निपुण अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा के अतिरिक्त ये अध्यापक अयोग्य व विकलांग विद्यार्थियों की योग्यता का विकास करके उनको अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए आप, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरीके से कर सकती है? देखिए आप, ए, उनके लिए अलग संकाय बनाकर, अलग नहीं, एक बनाकर। ऑप्शन बी, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, नहीं। ऑप्शन सी, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, उपेक्षा नहीं, ना उम्मीद करके, नहीं। ऑप्शन डी, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर कर सकती है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकती है। वंचित बच्चों की मानसिक स्थितियों को समझाना और स्कूल या कक्षा कार्यक्रमों में विविधता में एकता स्थापित करना, भिन्न पक्षपाती और रूढ़िवादी मुद्दों को लेकर स्कूल प्रणाली और स्वयं पर चिंता करना, उन्हें कक्षा में भाग लेने और सहज महसूस कराने के लिए उनके स्थानीय ज्ञान को कक्षा के परिवेश से जोड़ना। क्वेश्चन 18 देखिए आप, निम्न में से कौन सा कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है, मतलब जिसकी दृष्टि उसे कम दिखाई देता है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। और नंबर 3, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 3, बहुत से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना। ऑप्शन 4, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना।
इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, इसका ऑप्शन 4 1, 2, 4, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिबाधित विद्यार्थी दृष्टि या देखने के साथ एक समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सही प्रशिक्षण और साधनों की सुविधा प्रदान की जाती है तो वे अच्छी साक्षर क्षमता विकसित करते हैं। ऐसे विद्यार्थी के लिए कक्षा कक्ष में इस प्रकार समायोजन करना चाहिए: प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना। ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठकर मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे हीनता का अनुभव न करें। बहुत से दृश्यक प्रस्तुतिकरण देना, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। क्वेश्चन 19, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। क्वेश्चन 20, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होता है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी परवा व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ऑप्शन सी मानकीकृत निर्देश, ऑप्शन डी उचित समायोजन। बाधक होगा तो कौन सा होगा इसमें? मानकीकृत निर्देश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक समावेशी कक्षाएं मतभेदों के बारे में खुली और स्पष्ट बात को प्रोत्साहित करती है और साथ ही विभिन्न क्षमताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जरूरतों वाले लोगों के लिए विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। हर छात्र की अलग अलग समझने की क्षमता होती है, जिससे मानकीकृत निर्देश उनके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दृष्टिकोण, भौतिक बाधाएं, पाठ्यचर्या, भाषा और संचार, सामाजिक आर्थिक बाधा इत्यादि द्वारा भी छात्रों को सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 21, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? देखिए आप, ऑप्शन ए जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज कर दिया जाता है। प्रभाव शिक्षण कब होता है? पूछा ना, कब प्रभावशाली होगा? जब संपत्तियों को अमूर्त बनाकर वे असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो। गलत। ऑप्शन डी जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जब सीखने में संवेगों का मतलब संवेगों के इस्तेमाल को संवेगों का मतलब भावनाओं के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए। क्वेश्चन 22 देखिए आप, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं जब जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं तब वे किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार दोबारा से देखिए क्वेश्चन, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं जब जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑप्शन ए अधिसंज्ञान को, ऑप्शन बी याद रखना है प्रत्यय स्मरण को, ऑप्शन सी अनुकरण को, ऑप्शन डी अनुबंधन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अधिसंज्ञान को। जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं जब जानना चाहते हैं तथा उन्हें विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं तब वह अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थियों
अपने विचारों व चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। अधिसंज्ञान चिंतन और अधिगम दोनों को नियंत्रित करता है। यह अधिगम को शिक्षार्थियों के चिंतन से जोड़ सकता है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? सहयोगात्मक शिक्षा, व्याख्यान, मानचित्रण, प्रयोगों का संचालन। ऑप्शन ए व्याख्यान। व्याख्यान पद्धति शिक्षक केंद्रित है। व्याख्यान पद्धति शिक्षक केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि को अंग्रेजी में लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि को प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि की संज्ञा दी जाती है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रीय विधि है जिसमें विद्यार्थी केवल श्रोता होते हैं और इस विधि में विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक प्रश्न विधि का भी प्रयोग करते हैं। पढ़ाने का यह तरीका उच्च स्तरीय की शिक्षा के लिए तो ठीक है, किंतु प्राथमिक वर्ग तक के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? ऑप्शन ए समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना। ऑप्शन बी सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना। ऑप्शन सी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के तरीके पर अटक जाना। ऑप्शन डी साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना समस्या समाधान में बाधा डालता है। समस्या समाधान एक जटिल व्यवहार है। इस व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। छात्र के समक्ष ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियों उत्पन्न की जाती हैं जिनसे वह स्वयं चिंतन, तर्क, निरीक्षण के माध्यम से समस्या का हल ढूंढ सके। इस विधि में 4 आम बाधा आती है: मानसिक सेट, कार्यात्मक स्थिरता, अनावश्यक बाधाएं और प्रासंगिक जानकारी। क्वेश्चन 25, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अधिसंज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आप, स्वयं के बारे में जानना, अपने बारे में जानना अधिसंज्ञान कहलाता है। जैसे स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता अधिसंज्ञान कहलाती है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण देता है। एक शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों, व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के अधिसंज्ञान के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अधिसंज्ञान रणनीतियों में स्वयं स्व संशोधन शामिल है, क्योंकि यह छात्रों को दूसरे शब्दों में अधिगम विधि को समझाने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि यह छात्रों को उनके चिंतन के बारे में सोचने के लिए प्रतिरूपित की गई प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन 26, छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। ऑप्शन बी छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन डी बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए ये तो हतोत्साहित के कारण ही गलत है। पुरस्कार है, पुरस्कार भी देना चाहिए और इसमें गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। इसका आंसर छात्रों के साथ चर्चा करनी चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, महारत्न उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का रिक्त स्थान, डर और क्षमता का रिक्त स्थान दृष्टिकोण होता है। देखो जी, ऑप्शन ए कम और वृद्धिशील, ऑप्शन बी इसमें आंसर होगा महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28 देखिए आप,
एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहारों तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, सही विविधता का सम्मान, ऑप्शन सी सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ये तीनों रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना नहीं। इसका आंसर होगा 1 से लेकर 3 तक। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 देखिए आप। एक शिक्षक में निम्नलिखित में से गुण होने चाहिए? समानुभूति, सही, देखभाल, प्रामाणिकता, ये तीन होने चाहिए। असहिष्णुता, ये नहीं होना चाहिए। 1 2 3 इसका आंसर होगा 1 2 3। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 1 2 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है? पुरस्कार प्रदान करना, ऑप्शन बी दंड देना, ऑप्शन सी सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है।